हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। आज की क्लास के अंदर हम वो चैप्टर करने वाले हैं जो कि क्लास 10 सोशल साइंस के बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। और मेरी मानिए ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि किस पॉइंट से आपको जो है वो कहाँ पे फोकस करके पढ़ना है, तो आपके लिए चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने सारे चैप्टर्स करवा दिए, ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल नया चैनल है। आज जब ये वीडियो आ रहा है हमारे अराउंड 121 सब्सक्राइबर्स है। अगर आप हमको सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इसी तरीके से हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हैं उन सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सीक्वेंस वाइज सारे पीडीएफ अवेलेबल है, चैप्टर वाइज, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में जो है वो मोनार्की का रूल चल रहा है, मतलब यूरोप में राजा लोगों का रूल चल रहा है और वो राजा लोगों से जो पावर है, पावर जो है वो वहां के लोगों के पास में चली जाती है। मतलब शुरुआत हो रही है नेशन बनने की या डेमोक्रेसीज बनने की। यूरोप में जहां पर सबसे पहले सारे राजा लोग हैं, ये राजा लोगों का रूल खत्म होके नॉर्मल लोगों का रूल स्टार्ट हो रहा है, या डेमोक्रेसी की शुरुआत हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि एक देश बनने की शुरुआत हो रखी है। इससे पहले जो है वो देश नहीं होता था, इससे पहले राजा का एक किंगडम होता था। राजा ने आज लड़ाई की तो कुछ एरिया जीत लिया तो वो उसके किंगडम के अंदर आ गया, राजा ने लड़ाई की हार गया तो उसका एरिया चला गया, तो एक फिक्स बाउंड्री नहीं थी। अब क्या है, राजा लोगों का रूल खत्म हो गया है, लड़ाइयां खत्म हो गई है और हर एक जो किंगडम था उसने अपनी को राजा का रूल हटा के वहां पर क्या है एक नेशन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में पहले राजा महाराजा थे, राजा महाराजा का रूल खत्म हो गया और भारत के अंदर डेमोक्रेसी आ गई तो भारत बना। उससे पहले भारत जैसी कोई जगह नहीं थी, उससे पहले अलग अलग राज्य थे। जैसे राजस्थान में आप बात करोगे तो राजस्थान में मारवाड़ है, मेवाड़ है, साउथ में मराठा थे, आपके नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी थी। तो अलग अलग डायनेस्टीज मिलके जो है वो आपका पूरा भारत बनाती थी। लेकिन भारत एक कंसेप्ट था, लेकिन भारत जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमने जो है वो भारत को पूरा इंटीग्रेट करके भारत बनाया। वैसे ही हम जो है वो यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में आपको आज जो इंग्लैंड देखने को मिल रहा है वो कैसे बना। शुरुआती में वो इंग्लैंड नहीं था। जैसे आज फ्रांस है तो आज फ्रांस कैसे बना, शुरुआती में वो फ्रांस नहीं था, शुरुआती में वो बर्बन डायनेस्टी का किंगडम था। जैसे अगर आप इटली की बात करोगे तो इटली के अंदर रोमन्स थे सबसे पहले, तो वो अलग अलग डायनेस्टीज के किंगडम थे, एज सच कोई देश नहीं था। तो हम देख रहे हैं कि ये जो डायनेस्टीज के किंगडम है ये देश में कैसे बने, तो हम जो है पूरे चैप्टर में ये देखेंगे। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, और फिर बाद में हम मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म की भावना जो है वो कैसे शुरू होती है यूरोप में, वो पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोप के अंदर डायनेस्टिक एम्पायर है, राजा लोग हैं, और ये राजा लोगों का रूल खत्म हो जाता है और यूरोप में क्या बन जाते हैं, नेशन स्टेट। तो ये कहानी जो पूरे चैप्टर की कहानी है ये स्विंग हो रही है डायनेस्टिक एम्पायर से लेके नेशन स्टेट तक, और इसी के बीच में जो है ये नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है, इंट्रोड्यूस इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म मींस फेथफुलनेस, डिवोशन और
एलिजियंस टूवर्ड्स द नेशन और नेशन स्टेट। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, राजा लोगों का एम्पायर है वो खत्म हो रहा है और उसकी जगह देश बन रहे हैं। अब ये जब ये राजा लोगों का एम्पायर खत्म हुआ, किंगडम खत्म हुए, डायनेस्टी खत्म हुई और देश बने, तो इसके अंदर लोग जो है वो एकजुट हुए और देश जो है पहले राजा के प्रति वफादार थे, वो राजा के प्रति वफादार नहीं और वो वफादार जो है अपने देश के प्रति। और ये जो देश के प्रति वफादारी है इसी को अपन बोल रहे हैं नेशनलिज्म। अब सवाल ये आता है कि नेशनलिज्म जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपके चैप्टर में शुरुआत है, एक पेंटर है वो अपनी कल्पना कर रहा है, वो अपनी कल्पना में यही कर रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर सारे राजा लोगों का एम्पायर खत्म हो गया है और लोगों का शासन आ गया है। तो उसने अपनी कल्पना से जो है वो 4-5 पेंटिंग्स बनाई। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज इलस्ट्रेटेड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो इन 1848 इन सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग नोन एज द पैक्ट बिटवीन नेशन। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 1848 के अंदर 4 पेंटिंग्स बनाई जिनका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन, मतलब नेशंस के जो है आपस में उनकी दोस्ती है। अब उसमें जो ये जो है 4 फोटोज उसने बनाई, इन चारों फोटो को कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं पैक्ट बिटवीन नेशन, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इस वाली फोटो का जिक्र है जो फर्स्ट नंबर पे फोटो है। अब ये जो पहली वाली फोटो है ये, इसके अंदर इन हिज फर्स्ट पेंटिंग ही इलस्ट्रेटेड इथोपियन विजन। अब ये सवाल इस पे बनता है, इथोपियन विजन क्या होता है? इथोपियन विजन मतलब एक कल्पना की दुनिया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसके अंदर सारी चीजें परफेक्ट हो, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी आप बोल सकते हो इथोपियन विजन। तो उसने अपनी एक कल्पना बताई और उसमें वो बता रहा है कि जो है वो देश कैसे है, राजा लोगों का एम्पायर खत्म हो गया है, सभी लोग बराबर हैं, सभी के पास में राइट्स है। तो उस समय के हिसाब से वो एक कल्पना मात्र थी, इथोपियन विजन था, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी थी जो रियलिटी में नहीं थी और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इन हिज फर्स्ट पेंटिंग ही इलस्ट्रेटेड इथोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये आपके इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं। तो ये जो पेंटिंग है वो फ्रेडरिक सोरियो की 4 पेंटिंग का पार्ट है, 1848 में बनी, फ्रेंच आर्टिस्ट है, और पहली पेंटिंग में वो अपना इथोपियन विजन बता रहा है। क्या बता रहा है? Where he illustrated Statue of Liberty holding torch of enlightenment and chartered of right of men। अब यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी है, इसको उसने बोला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में तो है टॉर्च जो है लोगों को ज्ञान दे रही है और दूसरे हाथ में है इसके चार्टर्ड ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब लोगों के पास में क्या राइट्स होने चाहिए वो ये बता रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वेयर पीपल आर आइडेंटिफाइड बाय नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अब ये जितने भी लोग हैं ये अपने एक नेशन के फ्लैग से आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उस नेशन के कपड़ों से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ना कि राजा के फ्लैग से और राजा की डायनेस्टी या राजा की किंगडम से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब पूरे जो यूरोप है वहां पर जो है वो नई सरकार बन रही है जो कि डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है, राजा लोगों का रूल खत्म हो गया है। एंड ऑल्सो फ्री ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस कौन है? आपके मोनार्की। ये कल्पना कर रहा है कि यूरोप में जो है वो सारे देश जो है वो डेमोक्रेटिक बन गए हैं, राजा लोगों का रूल खत्म हो गया है, वो जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रहे हैं तो उनमें ज्ञान आ रहा है, वो जो देश डेमोक्रेटिक बन रहे हैं वो वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, ये सब। फ्रॉम हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब यहाँ से ये जो है ये जितने भी उनके सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो ये देख रहे हैं और वो खुश है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पेंटिंग ऑल्सो सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये भी बता रहा है कि जितने भी यूरोप के देश हैं इनमें आपस में भाईचारा है, ये आपस में लड़ नहीं रहे, क्योंकि जब राजा का टाइम था तब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये इथोपियन मतलब काल्पनिक दुनिया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप देखते हो ना रात को सोते तब आप बड़े हसीन सपने देखते हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आपके इथोपियन ड्रीम्स होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। This picture shows as people march through the status of liberty, they become republic and nation state। अब ये पेंटिंग बोल रही है कि जैसे ये लोग इस मूर्ति के आगे पास हो जाते हैं तो वो मोनार्की को छोड़ के जो है वो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बन जाती है। When this painting was made, US and Switzerland were already nation state। जब ये पेंटिंग बनी थी तो यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड और यूएसए का झंडा देखने को मिला है जो दिख नहीं रहा है। फिर फ्रांस जस्ट रीच द स्टैच्यू एंड फॉलोड। अब ये फ्रांस का झंडा ये है तो मतलब फ्रांस भी डेमोक्रेटिक बन गया जब तक ये पेंटिंग बनी है। और उसके बाद में जो है वो जर्मनी के लोग हैं, ऑस्ट्रिया के लोग हैं,
किंगडम ऑफ टू सिसिली मतलब इटली के हैं, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। मतलब ये पेंटिंग बता रही है कि यूरोप के जितने भी देश है धीरे धीरे जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहे हैं, जिसमें से तो 2 तो बन चुके हैं, फ्रांस भी बन गया है, बाकी उसकी लाइन में है। तो ये जो है फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में बताया। वो चाहता था कि यूरोप में ये चीज वो मोनार्की खत्म हो जाए। अच्छा, जब इसने ये पेंटिंग बनाई थी तब सारे देश डेमोक्रेटिक नहीं बने थे, लेकिन वो चाह रहा था कि सारे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन जाए। ठीक है, तो शुरुआत आती है कि किसी देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वहां पे मोनार्की खत्म होनी चाहिए और वहां पे नेशन स्टेट बनना चाहिए। और ये मोनार्की खत्म होना और नेशन स्टेट बनने के बीच के प्रोसेस में ही नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है। मतलब लोग अब राजा के प्रति वफादार नहीं है और राजा अपने लोग अपने देश के प्रति वफादार है, और इसी भावना को जो है हम नेशनलिज्म बोल रहे हैं। और सवाल ये आ रहा है कि नेशनलिज्म की जो भावना है कि लोग राजा के प्रति वफादार नहीं होके देश के प्रति वफादार है, या आपस में जो है लोगों के अंदर यूनिटी आ रही है। क्योंकि पहले जो है वो लोगों में यूनिटी नहीं है, क्योंकि एक किंगडम में अलग अलग लोग हैं और वो सब राजा के प्रति वफादार है। किसी भी लोगों की प्रॉब्लम है वो राजा सॉल्व करेगा, आपस में लोग सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय है कि लोग बोले कि राजा कौन होता है, हमारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे, और वो जब यूनाइट होने लगे खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, तो उन लोगों ने राजा को डिस्कार्ड कर दिया। और फिर जितने भी लोग हैं उन्होंने बोला आज से ये जो है हमारा किंगडम नहीं है, हमारा किंगडम हम खुद ही है। तो खुद ही लोगों ने मिलकर जो है वो देश बना ली। The first clear expression of nationalism came from French Revolution 1789। पहला जो नेशनलिज्म की भावना है ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से आती है, 1789 के अंदर ये होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? एक जर्नी है मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन में, जहां पर पावर ट्रांसफर होती है। पावर ट्रांसफर हो रही है राजा से वहां के लोगों के बीच में, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये कब हो रहा है? 1789। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम that it was the people who would henceforth the nation and shape its destiny। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बता दिया कि जो वहां की जनता है वही वहां का देश बनाएगी। देश कैसा होगा और उसकी डेस्टिनी क्या होगी वो सब वहां के लोग ही डिसाइड करेंगे, ना कि राजा डिसाइड करेगा। तो मतलब अब एब्सोल्यूट पावर किसके पास में आ रही है? जहां पर पहले राजा के पास में पावर थी, अब वो राजा के पास में पावर नहीं है और वहां के लोगों के पास में पावर है। तो सवाल ये आता है कि मैंने बोला कि नेशनलिज्म की जो शुरुआत है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ रही है। तो फ्रांस के लोगों ने ऐसा क्या किया कि फ्रांस के लोग आपस में यूनाइट हो गए? क्योंकि जब तक लोग आपस में यूनाइट नहीं होंगे उनमें नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी। तो फ्रांस के लोगों ने जब राजा से पावर लोगों के पास चली गई तो उन लोगों ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जिससे वहां के लोग और यूनाइट हो गए और उनकी जो फीलिंग है नेशन के प्रति वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Measures and practices that created sense of collective identity or feeling of nationalism among French people। वो कौन से स्टेप्स थे या वो कौन सी प्रैक्टिसेस थी जिसके प्रति फ्रांस के लोग एक दूसरे से ज्यादा यूनाइट हो गए या उनमें नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई? तो उसके अंदर फ्रांस के लोगों ने क्या किया? सबसे पहले कंसेप्ट लेके आए ला पात्रे मतलब फादरलैंड, और ले सितियन मतलब सिटीजन। वहां पर पहले सर मैडम बोला जाता था, जो कि नहीं बोल दिया सारे लोग बराबर है। और जिस एरिया में वो रहते थे उसको उन्होंने, जैसे अपन बोलते हैं ना भारत माता, वैसे उन लोगों ने ला पात्रे मतलब हम जिसमें रहते हैं वो हमारा फादरलैंड है। The idea of La Patra and Le Citoyen emphasize the nation of unity community enjoying the equal rights। मतलब हम ऐसी जगह रहते हैं, हमारा जो फादरलैंड है वहां पे सभी लोगों के पास में इक्वल राइट्स है। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर्स वॉज इंट्रोड्यूस। एक नया झंडा लेके आए, राजा का झंडा हटा दिया, फ्रांस का एक नया झंडा लेके आए जिससे सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली विच वॉज इलेक्टेड बाई सिटीजन। जो राजा की स्टेट असेंबली थी जहाँ पे लॉज बनते थे उसका नाम चेंज करके कर दिया नेशनल असेंबली, और वहां पर अब लोग इलेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, ना कि राजा किसी को अपॉइंट कर रहा है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियम कॉमरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अच्छा, पहले कोई भी ओथ ली जाती थी, पहले कोई भी गाना गाया जाता था, कुछ भी होता था तो राजा के नाम पे होता था। अब राजा के नाम पे नहीं हो रहा, देश के नाम पे हो रहा है। इससे धीरे धीरे लोग आपस में जुड़ रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। पहले क्या होता था, क्योंकि एक राज्य है तो उस राज्य में छोटे छोटे हिस्से राजा ने अपने अपने फैमिली रिलेटिव्स को दे दिए, तो हर जगह अलग अलग लॉ चल रहा है, हर जगह के राइट्स
जो है वो लॉज अलग है, करेंसी अलग है, तो फ्रांस ने इन लोगों को हटा के क्या कर दिया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिया है। पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून होगा और सभी लोगों के लिए लॉ बराबर होगा, किसी के लिए ज्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको वहां पे कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी एरिया क्रॉस करने के लिए, उसको हटा दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। फ्रांस में हर जगह के अलग अलग वेट होता था और अलग अलग मेजरमेंट होता था, उसको हटा दिया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। फ्रांस में अलग अलग जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसको डिस्करेज कर दिया। फ्रेंच बिकेम एन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रांस को या फ्रेंच को एज अ कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया। इन सारे कारणों की वजह से फ्रांस के लोग आपस में ज्यादा यूनाइटेड हुए और उनमें धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना बढ़ी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस के लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बढ़ी, या फ्रांस के लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ी। तो आप ये जो है 9 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे, अब जब फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में ये सारे नए जो है वो मेजर्स आ गए जिससे फ्रांस कलेक्टिव बना, तो जो फ्रांस में जिन लोगों ने रेवोल्यूशन किया था उन लोगों ने बोला कि अब ये जो अच्छी चीजें हमने फ्रांस में की है अब हम ये पूरे यूरोप में फैलाएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे यूरोप को जो है इन मोनार्क से फ्री करके और वहां पर भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम लेके आए। द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया फ्रॉम दी फ्रांस। French revolutionaries made it their mission to liberate, free the people of Europe from the despotism। मतलब फ्रांस के लोगों ने ये उनका उद्देश्य बना लिया कि हमको पूरे यूरोप में सारे जितने भी लोग हैं उनको लिबरेट, फ्री करना है। किससे? डिस्पोटिज्म, मतलब राजा के रूल से। When the news of French Revolution spread to other European cities, people started setting of Jacobean clubs। जब ये न्यूज यूरोप में फैली तो यूरोप की बाकी सिटीज में भी लोग जैकोबियन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। एंड देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज टू मूव इन हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1970। और जब फ्रांस की आर्मी फ्रांस से बाहर निकली और यूरोप में गई तो यूरोप के लोगों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि जो यूरोप के लोग देख रहे हैं कि जो इन लोगों ने फ्रांस में किया वो यहाँ पर भी करेंगे और हमको भी जो है इस राजा से आज़ाद करवा देंगे। French armies began to carry the idea of nationalism as they marched in towards the territory। जैसे जैसे वो अंदर जाते थे अपना जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो यूरोप के लोगों को भी बता रहे हैं। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट ही इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल टू मेक सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। अब ये जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ उसमें एंड के अंदर नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन वहां पे जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप ले आता है, लेकिन वो जहां पर भी जाता है ना वहां का सिस्टम बढ़िया कर देता है। जैसे उसने फ्रांस का किया वैसे वो जिस एरिया में जा रहा है वहां का सिस्टम बढ़िया कर रहा है। एज द नेपोलियन आर्मी मार्च इन न्यू टेरिटरी ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स दैट ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। जैसे जैसे नेपोलियन यूरोप की कंट्रीज में जा रहा था वहां पर वो अपने लॉज लगा रहा था जो कि उसने फ्रांस में लगाए थे, जिससे लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बढ़ी। यही रिफॉर्म जो है बाद में कहलाए नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। अच्छा, इनमें क्या क्या था? अबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो बाय बर्थ लोगों को प्रिविलेज मिलते थे उसको हटा दिया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे लोग बराबर है, कोई राजा कोई अमीर नहीं है, सब लोग जो है वो लॉ के सामने बराबर है। सिक्योर्ड राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता है, लोगों के पास में उनकी प्रॉपर्टी का राइट है। इन रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, डच रिपब्लिक, नेपोलियन स्पेसिफाइड, जहां जहां पे वो गया, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, डच रिपब्लिक, उसने वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंपल कर दिया। अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। फ्रीड पीजम फ्रॉम सर्फडम्स एंड मेमोरियल ड्यूज, जो किसान बंधुआ मजदूरी करते थे या जो स्लेव्स थे उनको उसने वहां पे से हटा दिया। रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, वहां के जो ट्रेड यूनियंस बने हुए थे जो नए आदमी को ट्रेड नहीं करने देते थे उनको उसने हटा दिया। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वहां पे नया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम लाए जिससे जो है वो ट्रेड फास्ट हो सका। यूनिफॉर्म लॉज बना दिए सब जगह। स्टैंडर्ड वेट्स टू मेजर, कॉमन नेशनल करेंसी, एक नेशनल करेंसी कर दी। अब इससे क्या हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हो गया और ट्रेड और कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि जितना पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था इसने सिंपल कर दिया। सभी लोग लॉ के बराबर है, कोई भी मर्जी आए वैसा ट्रेड कर सकता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया तो ट्रेड अब बहुत तेजी से हो रहा है। तो लोग नेपोलियन से बहुत खुश हुए जब नेपोलियन उनके एरिया में जाके उसने ये लगाया, लेकिन इनकी खुशी थोड़े टाइम में ही गम में बदल गई। क्यों बदली?
These reforms facilitated the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो मूवमेंट है और ट्रेड है उसको बढ़ा दिया नेपोलियन रिफॉर्म्स ने. Initially, many places, Holland, Switzerland, the cities like Brussels, Maniacs, Milan and Warsaw saw French army as a force of liberty. शुरुआत में लोगों को लगा ये जो नेपोलियन है ये लिबर्टी का एक फोर्स है जो हमको फ्री करा देगी, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की ये जो सोच है ये बदल गई. बट द इनिशियल एंथुजियाज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी बिकॉज नेपोलियन इंट्रोड्यूस इंक्रीज टैक्स. अब नेपोलियन का जो उसने अच्छी काम किए थे लेकिन लोग उससे धीरे थोड़े टाइम में नाराज हो गए. क्यों नाराज हो गए? क्योंकि नेपोलियन जहां जाता था अच्छे काम तो करता था, साथ साथ में टैक्स बढ़ा देता था, क्योंकि वो वॉर लड़ रहा था, उसको पैसे चाहिए थे, तो लोग उससे परेशान हुए. फिर सेंसरशिप लगा दी, उसके खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता है. फिर फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मी, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के आर्मी में ले जाता था क्योंकि वॉर लड़ रहा था, उसको सेना चाहिए थी. तो धीरे धीरे लोग इससे नाराज भी हो गए और फाइनली 1815 के अंदर नेपोलियन हार जाता है और वो जो एरिया जहाँ पे ये इतने सारे चेंजेस करता है वापस राजा लोगों के अंडर में आ जाता है और जो है वो यूरोप में वापस से जो है एक लंबे टाइम तक वापस मोनार्की का रूल आ जाता है आपके नेपोलियन के बाद में. अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तो हमने फ्रांस की कहानी पढ़ी कि फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई और फ्रांस से नेशनलिज्म का आइडिया फैला कैसे, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस से बाहर निकला तो उसने जो है वो नेशनलिज्म का आइडिया बाहर वहां पर फैलाया. अब जब ये नेपोलियन बाहर जा रहा था तब हमको ये देखने की बात है कि फ्रांस के या जो यूरोप के लोग हैं उनमें एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का कोई आइडिया नहीं था. जैसे आज हम बोलते हैं ना, जैसे आज हम ये बोल सकते हैं कि जो है मैं राजस्थान का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं मारवाड़ी बोलता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ. हम बहुत सारी चीजों से अलग अलग है, लेकिन हमको एक चीज है जो बांध के रखती है कि हम सब भारतीय हैं. तो जब हम जिस यूरोप की बात कर रहे हैं उस समय सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग रीजन में बोल रहे हैं और उनमें कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो एक साथ जुड़े रह सके, एक्सेप्ट कि वो राजा के प्रति वफादार है. सारे लोग राजा के प्रति वफादार है, बाकी उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं था. तो जब लोगों में कॉमन आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं है तो उनको आप कैसे यूनाइट करके जो है वो नेशनलिज्म की भावना बढ़ा सकते हो. तो यूरोप भी जो है कुछ ऐसी ही कहानी है कि यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है और इसके अंदर से नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना बढ़ने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है कि लोगों के अंदर एक कॉमन या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना आनी चाहिए. और वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना तभी आएगी जब आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा. तो यूरोप की अगर अपन उस स्थिति की बात करें तो इनमें कुछ कॉमन नहीं था एक्सेप्ट कि वो राजा के प्रति वफादार थे. उसके बावजूद वहां पे नेशनलिज्म की भावना कैसे बढ़ी वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. अब एक्चुअली में चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है. हमने पहले फेडरिक सोरियो के नेशनलिज्म के आइडिया को देख लिया, फिर देख लिया नेशनलिज्म का आइडिया फैला कैसे, लेकिन अब आप पहले आ जाओ कि जब हम 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1799, जब हम 18th सेंचुरी यूरोप की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं है और वहां पे अलग अलग डायनेस्टीज रूल है. जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. यहाँ पर क्या चल रहा है? किंगडम, राज्य है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक एम्पायर है हब्सबर्ग एम्पायर, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी विच इंक्लूड. अब जो हब्सबर्ग एम्पायर है वो उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी के रीजन के ऊपर रूल कर रहा है. अब इस पूरे एम्पायर के अंदर क्या क्या रीजन आ रहा है और कैसे कैसे लोग रह रहे हैं वो समझो. यहाँ पर एक अल्पाइन रीजन आ रहा है जिसके अंदर ट्रॉयल, एस्टोरिया, सदर्नलैंड, बोहेमिया, एरिस्टोक्रेट, शेप, जर्मन. अब ये जो अल्पाइन रीजन है जिसके अंदर ये ट्रॉयल, ऑस्ट्रेलिया, सदर्नलैंड आ रहा है, यहाँ पर जो है वो जर्मन भाषा बोलने वाले एरिस्टोक्रेट है, मतलब नोबल्स रह रहे हैं. लोम्बार्डी और वेनेटिया के अंदर इटली बोलने वाले लोग रह रहे हैं. हंगरी के अंदर हाफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार एंड अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स. हंगरी के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं. गैलेसिया एरिस्टोक्रेटिक स्पोक पॉलिश, वहां पे कुछ लोग पॉलिश भी बोल रहे हैं. Besides these dominant group, there were also lived mass number of peasants within the empire. अभी हम तो ये नोबेलिटी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग नोबल्स रह रहे हैं, एरिस्टोक्रेट रह रहे हैं जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं और अलग अलग रीजन में रह रहे हैं. लेकिन इसी के अंदर जो है कॉमन लोग भी रह रहे हैं और वो भी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं. जैसे बोहेमियंस एंड स्लोवेक रह रहे हैं नॉर्थ में,
स्लोवेनियंस और कार्डोनिया और कैरोट्स रह रहे साउथ में, रोमनस ईस्ट में और ट्रांसिल्वेनिया के अंदर। मतलब कुल मिला के हब्सबर्ग एम्पायर के अंदर बहुत तरीके के रीजन्स हैं, उसके अंदर अलग अलग लोग रह रहे हैं और उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। फिर सवाल ये आता है कि जब लोग इतने अलग अलग हैं, इतने डाइवर्स हैं, तो उनमें नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? क्योंकि नेशनलिज्म की भावना आने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की थॉट होना चाहिए। तो जब आप सब अलग हो, सब अलग लैंग्वेज बोलते हो, अलग फेस्टिवल फॉलो करते हो, सबका अलग कल्चर है, तो आप यूनाइट कैसे होगे? तो सवाल यही आता है। सच डिफरेंसेस कॉज्ड हिंड्रेंस टू पॉलिटिकल यूनिटी। क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं तो लोगों के अंदर यूनिटी के लिए ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता था। ओनली फोर्स टू यूनाइट पीपल वाज एलिजियंस टूवर्ड्स द एम्पायर। एक ही फोर्स था जो ये लोगों को बांध सकता था, वो था राजा के प्रति वफादार, या फिर हो सकता है कि राजा अगर अच्छा नहीं है तो राजा के प्रति आप जो है वो रिवोल्ट कर दो, ताकि लोग जो है वो यूनाइट हो जाए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने फ्रेडरिक सोरियो की 1848 की पेंटिंग की बात की और पेंटिंग के फीचर्स जानने, वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में। फिर हमने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म की जो शुरुआत है उसके बारे में देखा। फिर हमने जो है वो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म देखा। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये जो है वो फ्रांस से नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे हुआ। और फिर बाद में हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो है हाफ है, बाकी हम जो है बाद में करेंगे कि लोग इतने डाइवर्स होने के बाद यूनाइट कैसे हुआ और नेशनलिज्म की भावना कैसे बढ़े। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा मंडे शाम 4 बजे, और उसके अंदर हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। आई होप आपको आज का ये चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।